चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 बिजनेस कम्युनिकेशन में लास्ट क्लास में हमने बिजनेस रिपोर्ट तक का टॉपिक कवर कर लिया था। बिजनेस रिपोर्ट का मीनिंग, उसके अलावा बिजनेस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बात और कौन कौन सा कंटेंट होना चाहिए वो हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है अब वो है इंटर और इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। इनका मीनिंग एग्जाम्पल में समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा। एक कंपनी है, उसके अंदर मान लो 4 डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और फोर्थ मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, 4 तरह के डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है ए, ये सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है। जनरली क्या होता है, जो जो डिपार्टमेंट एक कंपनी के अंदर होते हैं उस डिपार्टमेंट का एक एक क्या बन जाता है, मैनेजर। ऐसे ही परचेज डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई मैनेजर होगा, यहाँ का मैनेजर मान लो डी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर मान लो एक्स है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर एम है। अब क्या इन डिपार्टमेंट में सिर्फ मैनेजर काम करेंगे, इनके अंडर एम्प्लॉइज भी होंगे। तो ए के अंडर मान लो 2 एम्प्लॉइज हैं, बी और सी। डी के अंडर मान लो 3 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ई एफ जी। एक्स के अंडर में 2 एम्प्लॉइज हैं, वाई और जेड। एम के अंडर में भी 2 एम्प्लॉइज हैं, एन और ओ। ठीक है, अब अगर ए बी से बात कर रहा है या ए सी से बात कर रहा है, बी ए से बात कर रहा है या फिर बी सी से बात कर रहा है, ऐसे ही सी ए से बात कर रहा है या फिर सी बी से बात कर रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। इंट्रा आएगा, INTRA, इंट्रा। ठीक है, इंट्रा का मतलब जब एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज आपस में बातचीत करते हैं, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज। अगर ए डी से बात कर रहा है या फिर ए एक्स से बात कर रहा है, अगर ए एम से कम्युनिकेशन कर रहा है या फिर ए एफ से कम्युनिकेशन कर रहा है, ए वाई से कम्युनिकेशन कर रहा है या फिर ए ओ से कम्युनिकेशन कर रहा है। इसके अलावा सी एक्स से कम्युनिकेशन कर रहा है, सी एम से कम्युनिकेशन कर रहा है, सी एन से कम्युनिकेशन कर रहा है। इसका मतलब एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो बन जाएगा इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसको एकेडमी के हिसाब से देखें, एक क्लास आपकी है, एक क्लास सीए फाउंडेशन है। अगर आप अपने ही क्लास के बच्चों से बात कर रहे हो या मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो क्या बन जाएगा, इंट्रा। अगर आप सीए के क्लासरूम के बच्चों से बात कर रहे हो क्या बन जाएगा, इंटर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इंट्रा में जो एम्प्लॉइज हैं वो सेम डिपार्टमेंट से होंगे जो आपस में बातचीत कर रहे होंगे, और इंटर के अंदर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर रहा होगा। ये फर्क है दोनों में। तो इसके अंदर इनका मीनिंग लिखा नहीं हुआ, आप इनका मीनिंग नोट कर लो, लिखवा देता हूं आपको मैं। हेडिंग लिखो पहले, इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, इसका मतलब नोट करो, लिखा नहीं हुआ मीनिंग इसके अंदर। हेडिंग दो पहले, इंट्रा, इंट्रा वाला लिखना पहले, इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। when the employees when the employees of a department when the employees of a department communicates when the employees of a department communicates with the other employee of same department communicates with the other employees of the same department, it is called intra departmental communication. It is called
इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। दूसरी हेडिंग दो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, इंटर। इसमें लिखो when the employees of a department when the employees of a department communicates when the employees of a department communicates with the employees of other department communicates with the employees of other department, it is called interdepartmental communication. When the employees of a department communicates with the employees of other department, it is called interdepartmental communication. हो गया नोट? ठीक है। अब आगे जो टॉपिक चलेगा वो इंटर पे चलेगा। अब इन्होंने जो टॉपिक आगे दिया हुआ वो इंटर पे क्यों दिया हुआ है, इंट्रा पे क्यों नहीं दिया हुआ? अगर एक ही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज आपस में बात करेंगे तो वो लिख के बात करेंगे या बोल के बात करेंगे? बोल के बात करेंगे। और हमारा चैप्टर है बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, और कोरेस्पोंडेंस का मतलब क्या समझा था हमने? लिख के बात करना। तो इसीलिए इंट्रा डिपार्टमेंटल का टॉपिक यहाँ पे कोई भी डिफाइंड नहीं है, बिकॉज इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन हमेशा ओरल तरीके से होती है और वो हमारा चैप्टर बता ही नहीं रहा। हमारा चैप्टर तो पूरा का पूरा रिटन कम्युनिकेशन पे डिपेंड है। जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीटली रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, इसीलिए इंट्रा के बारे में इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन मतलब एक एम्प्लॉई दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई से बात कर रहा है तो वो आपस में ओरली बात करे हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो लिख के भी बात कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। ठीक है। या फिर मान लो कंपनी है, कंपनी की ब्रांच है, तो कंपनी का हेड ऑफिस का एम्प्लॉई ब्रांच के एम्प्लॉई से बात कर रहे हैं, वो भी इंटर बनेगा। ठीक है ना। कुछ एम्प्लॉइज हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉइज ब्रांच में काम कर रहे हैं, ब्रांच ऑफिस के अंदर, तो हेड ऑफिस के एम्प्लॉइज ब्रांच ऑफिस के एम्प्लॉइज से बात कर रहे हैं, वो भी इंटर बनेगा, वो भी इंटर ही होगा। बिकॉज दोनों बिजनेस है तो एक ही ना, हेड ऑफिस भी किसी ओनर का है और उसी ओनर की ब्रांच है। ठीक है ना। अब दो डिपार्टमेंट होंगे, वो होंगे तो एक ही कंपनी के, तो ऐसे कंपनी एक है, उसी का हेड ऑफिस है, उसका ब्रांच ऑफिस हो गया, तो कंपनी एक होनी चाहिए। तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन जो होता है इंटर, वो हमेशा ओरली हो, कोई जरूरी नहीं है, वो रिटन में भी हो सकता है। और इंट्रा जनरली कैसा होता है? ओरली, इसलिए उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे डिफाइन नहीं है, और इंटर के बारे में ही पूरा का पूरा डिफाइन किया हुआ है। तो कह रहे इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन ओरली होगी, फिर तो हमें इस चैप्टर में समझना ही नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर जो बात करता है वो राइटिंग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ ये जानना है इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, या एक हेड ऑफिस का एम्प्लॉय ब्रांच ऑफिस के एम्प्लॉय से लिख करके कौन कौन से तरीके से बात करता है, वो तरीके बता रखे हैं आपको। उसमें पहला तरीका है मेमोरेंडम, अभी समझेंगे इसको। पहले तरीके कौन कौन से हैं वो देख लो। सेकंड है ऑफिस सर्कुलर, थर्ड है ऑफिस ऑर्डर, फोर्थ है ऑफिस नोट्स। ये चार तरीके दे रखे हैं आपको। तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के अंदर अगर एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से लिख के बात करता है तो वो इन चार में से किसी एक तरीके से बात कर सकता है। अब इन चार में से कौन सा तरीका कब अपनाएंगे उसकी अपनी अपनी अलग एक इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप इन चारों में से किसी भी तरीके से बात कर लो चलेगा, ऐसा नहीं होता। चारों तरीकों की रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह पे होती है। तो इन चारों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये कब कब इस्तेमाल होते हैं, इनका मीनिंग क्या है वो समझना है, प्लस इनके सैंपल भी दे रखे हैं हमको, तो एक एक सैंपल भी पढ़ लेंगे इसके। सबसे पहले बात कर रहे हैं मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम को शॉर्ट में मेमो बोल देते हैं, शॉर्ट के अंदर। द टर्म मेमोरेंडम और मेमोस has often been misunderstood as a part of disciplinary proceedings. Far from it, the word at best means a note or record for future use. ये कह रहे हैं कि मेमोरेंडम एक ऐसा कम्युनिकेशन करने का, राइटिंग कम्युनिकेशन करने का तरीका होगा जिसको आप फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हो। ठीक है। मतलब अगर दो लोग आपस में मेमोरेंडम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं
तो वो उसको एज ए एविडेंस फ्यूचर के लिए संभाल के रख सकते हैं, ठीक है। इट इज अ यूजफुल मोड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। अ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम्स और मेमोरेंडा इन प्लूरल सेंस plays a convenient and flexible role. While much of inter and intra-office communication is being done over the phone, memorandums are preferred when one need to convey information in writing. ये कह रहे हैं कि जनरली तो इंटर कम्युनिकेशन भी फोन पे हो जाती है, मतलब ओरली हो जाती है, पर इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन करने के लिए आप मेमोरेंडम की भी हेल्प ले सकते हो। अब इसके अंदर हम किस तरीके से बात करेंगे वो सेकंड पैरा में बताए हुए। There are minor variations in format, but most memos have the same heading. ये कह रहा है कि एक मेमोरेंडम का फॉर्मेट दूसरे मेमोरेंडम से अलग हो सकता है, मतलब सारे मेमोरेंडम का फॉर्मेट सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उनमें थोड़े बहुत, माइनर का मतलब बहुत कम, वेरिएशन का मतलब डिफरेंस हो सकता है। द डिफरेंस विद द लेटर फॉर्मेट इज ऑब्वियस। ये कह रहा है कि मेमोरेंडम का लेटर के साथ भी क्या होता है, डिफरेंस होता है, मतलब लेटर लिखने का तरीका अलग होता है और मेमोरेंडम लिखने का तरीका क्या होता है, अलग। इनसाइड नेम एंड एड्रेसेस आर डन अवे विद, ये मेमोरेंडम का एग्जांपल है। स्पेसिमन का मतलब सैंपल, मेमोरेंडम का सैंपल दिया हुआ है, ये यहां से लेकर के पूरा यहां तक है, यहां तक, ठीक है। अब इसमें और आपको लेटर में डिफरेंस देखना क्या होता है। ये पूरा मेमोरेंडम का सैंपल है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक। अच्छा, लेटर के अंदर मिडिल में सेंडर की डिटेल आती है, वो यहां पे भी आ रही है, ये तो सिमिलरिटी बन गई, डिफरेंस तो हुआ ही नहीं ना, हमें डिफरेंस ढूंढना है। देखो इस पूरे मेमोरेंडम के अंदर क्या कहीं पे रिसीवर का नेम, रिसीवर का एड्रेस लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना। और लेटर के अंदर हमने कल पढ़ा था कि रिसीवर का एड्रेस भी आता है, उसका नेम भी आता है। तो पहला डिफरेंस लेटर में और मेमोरेंडम में क्या हो गया कि लेटर के अंदर जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका नाम भी लिखते हैं और उसका एड्रेस भी लिखते हैं, पर मेमोरेंडम में ऐसा, अब ऐसा क्यों नहीं होता, उसका रीजन क्या होगा कि मेमोरेंडम में हम रिसीवर का एड्रेस क्यों नहीं लिख रहे। हुँ? बताओ। एनवेलप पे तो लिखा होगा, देखो लाइन में लिखा क्या हुआ है, उस लाइन के अंदर इनसाइड, इनसाइड का मतलब मेमोरेंडम जहां बना होगा अंदर, मेमोरेंडम के अंदर ना तो रिसीवर का नेम लिखा होगा और ना ही रिसीवर का एड्रेस, डन अवे में मतलब नहीं लिखेंगे। और जबकि लेटर के अंदर, लेटर का जो एनवेलप होगा उस पे भी रिसीवर का नेम लिखा होगा, उस पे एनवेलप के ऊपर रिसीवर का एड्रेस भी लिखा होगा, और अंदर भी एनवेलप को खोलोगे, लेटर को ओपन करोगे, उसमें भी रिसीवर का नाम लिखा होता है और रिसीवर का एड्रेस भी लिखा होता है। तो लेटर के अंदर रिसीवर का नाम और एड्रेस लेटर के अंदर भी लिखा होता है और बाहर एनवेलप पे भी लिखा होता है। पर मेमोरेंडम में ऐसा नहीं है, ये बोल रहा है कि मेमोरेंडम के एनवेलप के ऊपर रिसीवर का नाम लिखा हो सकता है पर कभी भी मेमोरेंडम के अंदर रिसीवर का नाम और एड्रेस नहीं लिखा होगा। उसके पीछे रीजन क्या है? मेमोरेंडम इंटर है, इंट्रा है? इंटर, इंटर कम्युनिकेशन है, इंट्रा कम्युनिकेशन है? हाँ, इंटर है ना। इंटर का मतलब कंपनी तो एक ही है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, कंपनी तो एक ही है, तो एड्रेस देना जरूरी है। कंपनी तो एक ही है, सेल्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को मेमोरेंडम लिख रहा है, तो कंपनी दोनों की सेम है, तो एड्रेस क्या लिखे, भेजने वाला का एड्रेस वही है और रिसीव करने वाले का भी एड्रेस वही है, तो इसीलिए मेमोरेंडम में कभी भी एड्रेस, हाँ नाम तो अलग हो सकता है ना। मिस्टर ए कम्युनिकेशन कर रहे हैं मिस्टर बी से, मिस्टर ए सेल्स डिपार्टमेंट का है, मिस्टर बी परचेज डिपार्टमेंट का है, तो रिसीवर का नाम आप एनवेलप पे लिखोगे पर एड्रेस कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज दोनों ही सेम कंपनी के पार्ट है। इसीलिए अभी डिस्कस किया था ना हमने, इंटर में दो डिपार्टमेंट आपस में बात कर रहे हैं पर वो दोनों डिपार्टमेंट एक कंपनी के तो होंगे, तो सेंडर का भी वही एड्रेस है जो एड्रेस किसका है, रिसीवर का, इसीलिए कभी भी इसमें क्या नहीं आता, एड्रेस नहीं आएगा। ये रीजन होता है उसके पीछे।
उसके बाद और डिफरेंस देखो, नोर आर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जैसे कि डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ऐसा लेटर में लिखते हैं, पर इसमें एग्जाम्पल आपके सामने कहीं नहीं लिखा हो इसके अंदर ऐसा। ठीक है, सेकंड डिफरेंस हो गया। उसके बाद इनफॉर्मल टोन। अब लेटर फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। अगर हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो टोन कौन सी इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो टोन कौन सी इस्तेमाल करेंगे? इनफॉर्मल। पर कह रहा है कि मेमोरेंडम के अंदर फॉर्मल मेमोरेंडम, इनफॉर्मल मेमोरेंडम ऐसा कुछ नहीं होता। मेमोरेंडम एक ही तरह का होगा, वही फॉर्मल और वही इनफॉर्मल है। तो मेमोरेंडम के अंदर आप इनफॉर्मल टोन का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको मना नहीं किया हुआ। और जबकि फॉर्मल लेटर में आप कभी भी इनफॉर्मल टोन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। अच्छा, नंबरिंग इज ऑप्शनल। नंबरिंग मतलब जैसे रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर लेटर के अंदर मैंडेटरी होता है, पर यहाँ पे ऑप्शनल है, मतलब मर्जी है तो लिखो वरना ना लिखो। तो ये कुछ डिफरेंस है जो बता रखे हैं आपको कि बिजनेस लेटर और मेमोरेंडम के अंदर होते हैं। 4 डिफरेंस बन गए। तो इन डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो सेकंड पैरा की जो स्टार्टिंग की 3-4 लाइंस है वो हाईलाइट कर लो। ये सारे डिफरेंस के बारे में बात कर रही है, काम की है। ऑप्शनल तक हाईलाइट कर लो। उसके बाद सेकंड पैरा की लास्ट लाइन हाईलाइट करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम पढ़ेंगे इसमें ऑफिस सर्कुलर क्या होता है। अब जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि एकेडमी को, ठीक है, एकेडमी को कोई बात सभी बच्चों से कम्युनिकेट करनी है, तो वो बात कम्युनिकेट करने के 2 तरीके हैं। या तो सर हर एक क्लास में जाके बच्चों को बताए ये बात, ठीक है, सभी क्लास में जाएं सर और सभी क्लास में जाकर के बताएं। मान लो बात क्या बतानी है, अभी जैसे मान लो सारे बैच 9 बजे स्टार्ट होते हैं, सारी क्लासेस, चाहे वो सीए की हो चाहे सीएस की हो। कल से मान लो सारी क्लासेस 8 बजे शुरू करने वाले हैं, एग्जाम्पल है ऐसा। कल से सारी क्लास कितने बजे लगेगी? 8 बजे। अब ये सारी बातें, ये सारी टाइमिंग बच्चों को बताएंगे तभी तो वो 8 बजे आएंगे ना, वरना तो 9 के हिसाब से आएंगे क्लास में। ठीक है। अब इस बात को बताने के 2 तरीके हैं, या तो हर एक क्लास में जाके बात बता के आए, या फिर जैसे जहां आप पानी पीते हो वहां नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपका दिया हमने कि कल से सभी बैचेस की टाइम कितने बजे होगी? 8 बजे। वहां नोटिस बोर्ड पे सबकी नजर जाएगी, सब वहां पढ़ लेंगे, हमें बताने की जरूरत। अब क्लासेस में जा जाके बता रहे हैं वो ओरल कम्युनिकेशन हो गया, वो इस चैप्टर में मतलब भी नहीं है इसका, इस चैप्टर में उसकी बात ही नहीं कर रहे हम। ठीक है। अच्छा, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया तो रिटन कम्युनिकेशन हो गया ना, तो वो इस चैप्टर में आ जाएगा। उसे बोलते हैं ऑफिस सर्कुलर। ऑफिस सर्कुलर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी बनाती है, और वो डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो सभी एम्प्लॉइज के लिए होती है, सेम इंफॉर्मेशन होगी सबके लिए। तो सबको अलग अलग बताने से बढ़िया क्या है, ऑफिस सर्कुलर बनाओ, उसको नोटिस बोर्ड पे चिपका दो, सारे एम्प्लॉइज पढ़ लेंगे उसको, सबके लिए सेम ही तो बात लिखी है ना हमने। अब मेमोरेंडम जो होता है, अब ध्यान देना, मेमोरेंडम जो होता है वो किसी एक पर्सन के लिए भी बन सकता है और सभी के लिए भी बन सकता है। ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें मेमोरेंडम बनाया है इसने, ये सेंडर है। 2 किसके लिए बनाया है? श्री पी सचदेवा, ये हमारा रिसीवर है। तो इस एग्जांपल में जो मेमोरेंडम बनाया गया है उसमें सेंडर भी एक है और रिसीवर भी क्या है? एक है। तो मेमोरेंडम किसी एक रिसीवर के लिए भी बन सकता है, या फिर मेमोरेंडम सभी एम्प्लॉइज के लिए भी बन सकता है। अगर मेमोरेंडम सभी एम्प्लॉइज के लिए बनाना है तो मान लो कंपनी के अंदर 500 एम्प्लॉई है, तो 500 मेमोरेंडम बनाए या एक ही बनाए? अगर सबको सेम बात बतानी है तो मेमोरेंडम कितने बनाएंगे? एक। तो उस केस में मेमोरेंडम मेमोरेंडम नहीं रहेगा, वो ऑफिस सर्कुलर बन जाएगा। मतलब एक मेमोरेंडम ऑफिस सर्कुलर भी बन सकता है अगर हमें सेम बात बहुत सारे एम्प्लॉइज को बतानी होती है तो। अब पढ़ो इस लाइन को, व्हेन एड्रेस टू ऑल एम्प्लॉइज। ये कह रहा है अगर कोई कंपनी एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है जो किसके लिए है? सभी एम्प्लॉइज के लिए। तो मेमोरेंडम जो होगा उसको हम क्या मान लेंगे? ऑफिस सर्कुलर मान लेंगे। ठीक है।
मतलब कंपनी ने मेमोरेंडम नहीं बनाया ऐसा माना जाएगा, क्या बनाया है? हाँ। और इसको बनाने का तरीका आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ना हो तो एक ही पढ़ना है, बाकी छोड़ देना, क्योंकि एग्जाम्पल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आपके ऊपर आपके पास आएगा तो जो हमने लाइंस हाईलाइट किए उसमें से आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल दो दो तीन तीन दे रखे हैं, एक आधा पढ़ लेना पढ़ना हो तो समझने के लिए, बाकी छोड़ देना। सेकंड आओ ऑफिस सर्कुलर के ऊपर। अभी अभी डिस्कस किया हमने, अगर मेमोरेंडम सभी एम्प्लॉइज के लिए बनाया गया है तो क्या बन जाएगा? हाँ। अब ऑफिस सर्कुलर क्या होता है, किसके लिए बनता है, इसको किस तरीके से बनाते हैं वो लिखा हुआ है। ऑफिस सर्कुलर्स आर फॉर डिसेमिनेटिंग, डिसेमिनेट करना मतलब ट्रांसफर करना, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि जब भी एक कंपनी को बहुत सारे एम्प्लॉइज को कोई एक कॉमन बात बतानी होती है तो कंपनी किसका इस्तेमाल करती है, और किसी एक एम्प्लॉय को बात बतानी होती है तो मेमोरेंडम का, ठीक है। सिंस इट इज एन इंटरनल कम्युनिकेशन देयरफॉर इट हैज ट्रेडिशनली बीन ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब शॉर्ट में होनी चाहिए, सिर्फ काम की बात लिखोगे इसमें आप और कोई भी फालतू बात नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो सभी एम्प्लॉइज के लिए होती है, तो क्या एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे? 500 एम्प्लॉय है, किनका नाम लिखोगे आप? तो कैसे लिखा जाएगा? टू ऑल एम्प्लॉइज, ऑल में सारे आ गए, सबका नाम आ गया ऑल के अंदर, हर एक का पर्सनली नेम लिखना जरूरी वहां पे नहीं है। अब रिलायंस जैसी कंपनी है, रिलायंस कंपनी में 80,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, फिर तो पूरा दिन यही काम करते रह जाएंगे साल भर, ठीक है। सबका नाम याद करो, लिखो उसके अंदर। तो कभी भी एक कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉइज के साथ सेम इंफॉर्मेशन शेयर करती है तो टू ऑल एम्प्लॉइज लिखती है, कभी भी किसी का नाम नहीं आता, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑफिस सर्कुलर जो होगा वो ब्रीफ में होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, उसमें सिर्फ काम की बात होनी चाहिए, कोई भी फालतू बात नहीं होनी चाहिए। एंड बिजनेस लाइक फॉर्मल, मतलब फॉर्मल टोन का इस्तेमाल करना है। एंड डिवॉइड ऑफ सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, डियर मैम, ऐसे कोई भी वर्ड आपको इस्तेमाल, हाँ, डिवॉइड का मतलब अवॉइड करना, इग्नोर करना, सैल्यूटेशन का इस्तेमाल नहीं करना आपको, ऐसा लिखा हुआ है। अब जैसे इसमें एग्जांपल नंबर 2 देखो, ऑफिस सर्कुलर इस कंपनी ने बनाया है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, कंपनी कहां पे है। सर्कुलर नंबर, अब सर्कुलर नंबर का मतलब 12/2019, इसका मतलब हम यहाँ क्या समझ रहे हैं कि ये सर्कुलर कौन से साल में इशू हुआ है? 2019 में। और 2019 में इससे पहले 11 सर्कुलर इशू हो चुके हैं, 12वां है, ठीक है। तो सर्कुलर नंबर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है 5/2022, तो 2022 में 5वां सर्कुलर कंपनी इशू कर रही है, इससे पहले इसी साल में कंपनी 4 सर्कुलर इशू कर चुकी है। गेट बंद कर दो, ऊपर मिल लो जी, ऊपर बात कर लो, इनको ऊपर छोड़ दो। प्रदीप नाम है ना तुम्हारा, उनको देखो ऊपर गए नहीं गए। अब इसमें एग्जांपल देखो, इंसिस्टिंग, इंसिस्ट करना मतलब दबाव डालना किसी पे। पंक्चुअलिटी मतलब, इसका मतलब क्या बन रहा है, कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो टाइम पे काम पे नहीं आ रहे, ठीक है। तो कंपनी ने सबको वार्निंग दी है ऑफिस सर्कुलर के थ्रू कि सभी लोग क्या आए, टाइम से आए। अब टाइम से मान लो कंपनी में मान लो 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, 800 टाइम पे आ रहे हैं, 200 टाइम पे नहीं आ रहे। अब जो जो टाइम पे नहीं आ रहे, या तो उनको सबको एक एक करके समझाओ कि कल से टाइम पे आना है, कल से टाइम पे आना है, कल से टाइम पे आना है, या फिर नोटिस बोर्ड पे ऑफिस सर्कुलर चिपका दो कि कल से जो टाइम पे नहीं आएगा उसके ऊपर फाइन आएगा। फिर जो 800 टाइम पे आ रहे हैं वो तो टाइम पे आएंगे ही, और बाकी 200 भी क्या आ जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे। तो पंक्चुअलिटी के लिए सबको बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ऑफिस सर्कुलर बनाएगा कौन, कोई एक बंदा बनाएगा? सेंटर तो इसमें एक ही होगा ना, रिसीवर बहुत सारे होंगे, रिसीवर तो सारे एम्प्लॉइज हैं पर बनाने वाला तो एक होगा, तो जो बनाएगा उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। ये सेंटर है हमारा।
तो ऑफिस सर्कुलर के अंदर वो सर्कुलर बनाया किसने है, अपना नाम लिखेगा, तो कौन सी पोस्ट पे काम करे लिखेगा, और यहाँ पे इसके साइन होंगे। एसडी का मतलब यहाँ सिग्नेचर की बात हो रही है, अपने साइन करेगा वो। यहाँ डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया उन्होंने एम्प्लॉइज, शुरुआत इससे कर दी कि सभी एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग स्ट्रिक्टली ऑफिस टाइमिंग को फॉलो करें और टाइम से अपना काम पे आया करें इस तरीके से, वरना मतलब कोई एक्शन ले लें, एक्शन उनके ऊपर ले लेंगे, इस तरीके से लिखा हुआ है। मतलब लिखने का तरीका कैसे मर्जी बनाओ आप। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 देखो इसका। हाँ हो भी सकता है, नहीं, दोनों बात है। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखो, कंपनी के अंदर एनुअल डे सेलिब्रेट करना है। कंपनी के बीओडी ने डिसाइड किया है कि कंपनी का एनुअल डे सेलिब्रेट करेंगे। अब ये सिर्फ बात बीओडी को पता है, तो सेलिब्रेशन में तो सभी लोग इन्वॉल्व होंगे ना, उनको बताना पड़ेगा। तो कैसे बता रहे हो उनको हम? हाँ, तो सर्कुलर के थ्रू बताएंगे। सर्कुलर कौन सी कंपनी का है लिखा जाएगा, एड्रेस आ गया, सर्कुलर नंबर कौन सा है वो लिख दिया। अब इसमें बता देंगे कि हमारी कंपनी का एनुअल डे इस दिन को होता है, तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन कोई भी लंच लेकर के नहीं आएगा, उस दिन काम नहीं करेंगे, क्या क्या प्रोग्राम होंगे वो सब लिख देंगे इसके अंदर, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड केस है ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर्स हैव अ फॉर्मेट सिमिलर टू दैट ऑफ मेमोरेंडम। ये कह रहे हैं ऑफिस ऑर्डर को बनाने का तरीका किसके जैसे होगा, मेमोरेंडम के जैसे होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। What makes them different is the purpose and tone employed। ये कह रहे हैं बनाने का तरीका ऑफिस ऑर्डर का और मेमोरेंडम का लगभग एक जैसा होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कह रहे डिफरेंस है एक तो पर्पस, कि मेमोरेंडम हम किसी और काम के लिए इशू करते हैं और ऑफिस ऑर्डर किसी और काम के लिए इशू करते हैं। टोन, मेमोरेंडम के अंदर टोन कौन सी आती है, इनफॉर्मल आ जाएगी, हमने पढ़ा था, ठीक है। पर इसमें कभी भी इनफॉर्मल टोन, इसमें फॉर्मल टोन आएगी। ऑफिस ऑर्डर के अंदर हम जनरली एम्प्लॉइज के अधिकारों की बात करते हैं कि एक एम्प्लॉय के पास कौन कौन से अधिकार है जिनको वो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, द लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर्मल। ऑफिस ऑर्डर में हमेशा फॉर्मल टोन में बात होगी, मेमोरेंडम के अंदर आप फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल टोन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो ये एग्जांपल देखो इसका, ऑफिस ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर इस पर्सन के लिए है, ये हमारा रिसीवर है, यहां पे सेंडर होगा। यहाँ पे सेंडर का नाम नहीं लिखा हुआ, आप चाहो तो नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस इस रिसीवर को हमने ये ऑफिस ऑर्डर भेजा है, इसके साथ साथ हमने ये ऑफिस ऑर्डर और किसको भेजा है। तो अगर मान लो हम सब एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं, मैंने इनको कोई ऑफिस ऑर्डर दिया, ठीक है, उसकी एक कॉपी मैंने इन सबको भी दी है, तो जो ऑर्डर मैंने आपको भेजा है उसकी कॉपी मैंने जिनको भी दी होगी उनका नाम यहां लिखा जाएगा। हाँ, सीसी हो गया है, कार्बन कॉपी। अब इसको पढ़ो, देखो इसमें लिखा क्या हुआ है, इसका पर्पस क्या है वो देखो। मिस्टर जेके सक्सेना, मैनेजर, फ्रेंड्स कॉलोनी ब्रांच, इज ट्रांसफर टू रीजनल ऑफिस ऑन द सेम रैंक एंड पे। मतलब एक कंपनी है, उस कंपनी का ब्रांच ऑफिस फ्रेंड्स कॉलोनी में है, ये एड्रेस है। उस ब्रांच ऑफिस में एक कंपनी का एम्प्लॉई है जेके सक्सेना नाम से, वहां पे वो मैनेजर है, उसका हमने ट्रांसफर कर दिया। कहां पे ट्रांसफर किया है? रीजनल ऑफिस में, सेम रैंक पे। रीजनल ऑफिस के अंदर भी ये मैनेजर की पोस्ट पे काम करेंगे, और पे जितने पैसे ये ब्रांच ऑफिस में ले रहे थे, सैलरी ले रहे थे, वही सैलरी कहां मिलेगी इनको? हाँ, सेम सैलरी है और सेम पोस्ट है। ही शैल हैंड ओवर चार्ज टू द चीफ मैनेजर एंड रिपोर्ट द रीजनल ऑफिस बाय 10th मार्च 2019। उनको नया ऑफिस 10 मार्च को ज्वाइन करना है, तो ये ऑफिस ऑर्डर जो होगा वो 10 मार्च के बाद बनेगा या पहले बनेगा? पहले बताएंगे ना। देखो बनाया कब गया है? 7 मार्च को। 7 मार्च को हमने इसको ये ऑफिस ऑर्डर दे दिया
कि आपको अगली 10 तारीख को, मतलब आने वाली 10 तारीख को यहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया हमने, वहां पे ऑफिस ज्वाइन करना होगा। तो 9 तारीख तक तो ये यहीं पे काम करेगा ब्रांच ऑफिस में, और 10 तारीख से कहाँ काम करेगा ये? हाँ, पोस्ट सेम रहेगी, सैलरी भी सेम रहेगी। उसके बाद फोर्थ केस पे आओ, ऑफिस नोट्स। ऑफिस नोट्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ऑफिस नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो दो डिपार्टमेंट आपस में एक्सचेंज करते हैं। कंपनीज फॉलो अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर नोट्स ऑफ दिस टाइप। अब कह रहे हैं कि कहीं पे भी इसका एक सैंपल, मतलब फॉर्मेट क्या होगा वो नहीं लिखा हुआ। हर एक कंपनी अपने हिसाब से इसको बनाने का तरीका अपना अलग रख सकती है। मतलब ऑफिस नोट का बनाने का तरीका क्या होगा, हर एक कंपनी का अलग हो सकता है, कोई सेम तरीका सबके लिए नहीं दे रखा। ठीक है, जैसे लेटर का तो तरीका बताया हुआ था, या तो ब्लॉक्ड फॉर्मेट होना चाहिए या सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। ब्लॉक्ड फॉर्मेट में होगा तो सारी बातें लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होंगी। ठीक है, ऐसे ही ऑफिस नोट को बनाने का कोई तरीका नहीं है, आप जैसा चाहो इसको बना सकते हो। तो एक कंपनी का ऑफिस नोट दूसरी कंपनी से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आओ पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जब जो हमने 4 टाइप पढ़े हैं इंटर कम्युनिकेशन के, इसके लिए कुछ मेन बातें लिखी हुई है। अ मेमो इज डिफरेंट फ्रॉम लेटर, अभी पढ़ा हमने स्टार्टिंग में। बिजनेस लेटर अलग होता है, मेमोरेंडम अलग होता है। बिकॉज बिजनेस लेटर में सैल्यूटेशन आता है, मेमोरेंडम में सैल्यूटेशन नहीं आता। अच्छा, बिजनेस लेटर के अंदर रिसीवर का नेम और एड्रेस आएगा, मेमोरेंडम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो कह रहा है कि मेमोरेंडम और लेटर दोनों को बनाने का तरीका अलग होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेमो डज नॉट हैव सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, बट द सब्जेक्ट इज क्लियरली रिटन एंड अंडरलाइन। तो कह रहा है कि मेमोरेंडम में सैल्यूटेशन भी नहीं आएगा और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ओबीडेंटली, योर्स ट्रूली, वो सब भी नहीं आएगा, पर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मेमोरेंडम में भी आएगा और लेटर में भी आएगा, ये सिमिलरिटी हो गई। Second point, memos are used commonly for issuing instructions to the staff, change in the policy, inviting suggestions, giving information, making request. स्टाफ को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मेमोरेंडम का। अच्छा, कंपनी की पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो मेमोरेंडम का इस्तेमाल करते हैं। कोई रिक्वेस्ट करनी है किसी एम्प्लॉय से, उसके लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं? Whatever be the subject matter, the language of memo should be polite and courteous. मतलब जब भी मेमो लिखा जाएगा तो वो पोलाइट वे में लिखेंगे, रिस्पेक्टफुली बात होगी उसके अंदर, कभी भी आपको एंग्री टोन में बात नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो चारों टॉपिक थे उनके बारे में जितने भी मेन बातें थी सारी खत्म हो गई। ऑफिस नोट, ऑफिस नोट लिखा हुआ है कि जब भी दो डिपार्टमेंट आपस में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, अब जैसे मान लो हम दोनों एक एम्प्लॉई, कंपनी के एम्प्लॉई हैं। ठीक है, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूं, आप परचेज डिपार्टमेंट में हो। अब या मान लो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूं, आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? हिसाब किताब बनाना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? सेल करना। अब मान लो मुझे ये जानना है कि 2021-22 में टोटल कितने रुपए की सेल हुई है, और आप सेल्स डिपार्टमेंट के सेल्स मैनेजर हो, आपको पता होगा कितनी सेल हुई है पूरे साल में। क्यों? फिर काम क्या कर रहे हो कंपनी के अंदर आप? मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हूं, आप सेल्स डिपार्टमेंट के हेड हो। जितनी भी कंपनी की सेल होगी वो आपकी निगरानी में होगी ना, तो पूरे साल में कंपनी ने कितनी सेल की वो तो पता होगा आपको। अगर वही नहीं पता, फ्री की सैलरी ले रहे हो, फिर तो आप जिस काम के लिए रखा वो काम ही नहीं पता आपको। तो मुझे डाउट है कि सेल कितनी हुई है, कंफर्म नहीं है, तो मैंने आपको ऑफिस नोट लिख दिया ये जानने के लिए कि आप मुझे बताओ 2021-22 में कितनी टोटल सेल हुई है। अब ये बात मैं आपसे फोन पे भी पूछ सकता था, फोन पे पूछूंगा फिर चैप्टर 6 का मतलब क्या बनता है? ठीक है ना, फिर तो चैप्टर पढ़ना ही नहीं, हमें फोन पे बात करनी है। तो हम रिटर्न कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो यही बात मैंने आपसे लिख के पूछी है। अब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो ऑफिस नोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप मुझे इंफॉर्मेशन दोगे, रिप्लाई करोगे
कि सर पूरे साल में इतने रुपए की सेल हुई है, तो आप भी ऑफिस नोट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, मान लो हमने एक स्टॉक का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, यहाँ भी मैनेजर होगा एक। अब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हूं, मुझे जानना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है हमारे पास, उसका आइडिया नहीं है मेरे को। तो क्लोजिंग स्टॉक जो स्टॉक डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा उसको पता होगा, तो मैं ऑफिस नोट लिख दूंगा कि आप मुझे बताओ आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, उसकी वैल्यू कितनी है, ताकि मैं रिकॉर्ड में उसकी एंट्री चला दूं। तो आप मुझे ऑफिस नोट में रिप्लाई कर दोगे उसका। ठीक है, तो जब भी दो डिपार्टमेंट आपस में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे। ये लिखा हुआ है, समझ गए ये चारों तरीके। ठीक है, बस बाकी फिर छोड़ दो, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, अब इतना ही बहुत है। इस चैप्टर के अंदर वैसे जो मेन मेन टॉपिक थे वो सारे खत्म हो गए आपके। इसके बाद जो अगला टॉपिक है MIS का, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी इसमें जो दो चार मेन बातें होंगी वो हम पढ़ लेंगे, इसको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलो आपका चैप्टर 6 खत्म हो गया, जो मेन था वो सारा पढ़ लिया हमने इसमें। ठीक है।